हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? रेजिस्ट टू चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और ऑफ मोशन बाय द बॉडी। तो अगर कोई बॉडी है या फिर ऑब्जेक्ट है तो वो उसके मोशन में चेंज ना हो, मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। अगर मोशन में है तो मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करना चाहेगा। तो वो उसकी स्टेट में चेंज ना हो इसलिए रेजिस्ट करता है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है न्यूटन का? रेजिस्टेंस टू चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, रेजिस्टेंस टू चेंज इन डायरेक्शन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो अगर रेस्ट पे है तो उसको अगर हमें मोशन में लाना है तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा। वो ऑब्जेक्ट जो है वो खुद से मूव करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि बॉडी उसकी जो स्टेट है वो खुद से चेंज नहीं करेगी जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। तो मोमेंटम मोमेंटम क्या रहता है? तो मोमेंटम मतलब जो टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन बाय द बॉडी है उसी को हम मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से, और उसका फॉर्मूला है पी इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी पी बाई डी टी। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया एम वी, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डी वी बाई डी टी। तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए, क्योंकि हमने काइनेमेटिक्स में देखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर डी वी बाई डी टी जो रहता है वो इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन रहता है। तो उससे हमें मिल जाता है एफ इक्वल्स टू एम ए। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको अगर आपको कुछ एक्सेलरेशन पे मूव कराना है तो आपको जो अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। और अगर किसी बॉडी के ऊपर अगर हम कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, उसका मास अगर गिवन है हमें तो हम उसी की वजह से उसका एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? अगर कोई भी आप अगर एक्शन कर रहे हो, मतलब अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसकी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आएगी। और ये दोनों जो इक्वल एंड मतलब जो रिएक्शंस रहती है वो दोनों डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट होती है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लिया है हमने। तो यहाँ पे वॉल है, तो वॉल पे अगर हम अभी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ, तो जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ तो उसकी वजह से वॉल हम पर एक रिएक्शन अप्लाई करेगा तो वो होगी आर। तो ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ। नेक्स्ट आता है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। तो क्या होता है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल्स टू जीरो। तो मतलब अगर कोई बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं सारे के सारे अगर सारों का समेशन अगर जीरो के बराबर आता है तो उसी को हम इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी कहते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है या फिर बॉडी है उसके मतलब रेस्ट, अगर रेस्ट पे है वो ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे ही है, मतलब रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा है उसकी जो स्टेट है वो, या फिर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है विदाउट एनी चेंज, तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है। तो उससे हम क्या लिख सकते हैं? समेशन एफ नेट इक्वल्स टू जीरो। मतलब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी सारे फोर्सेस लग रहे हैं उन सारों की जो समेशन आएगा वो ज़ीरो आएगा। तो हम इस
फॉर्मूला को या फिर इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हमने इससे क्या कर लिया, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगा। उसके बाद में आएगा समेशन एफ वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, इससे सेकंड इक्वेशन आएगा। और समेशन एफ जेड इक्वल्स टू ज़ीरो से हमें तीसरा इक्वेशन आएगा। लेकिन मैक्सिमम केस में हम समेशन एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो और समेशन एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो यूज़ करते हैं। इसके बाद में आता है एक बेसिक छोटा सा थ्योरम है जिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर 3 फोर्स लग रहे हैं और अगर वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो हम ये थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है एक, इस ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, P, Q एंड R। और P के अपोजिट वाला जो एंगल है वो अल्फा है, Q के अपोजिट वाला बीटा है और R के अपोजिट वाला गामा है। तो ये थ्योरम क्या कहता है, P बाय साइन अल्फा इज इक्वल्स टू Q बाय साइन बीटा इज इक्वल्स टू R बाय साइन गामा। तो इसी थ्योरम को हम कहते हैं लैमिस थ्योरम। तो इस थ्योरम से हम, अगर हमें इनमें से कुछ क्वांटिटीज़ गिवन है तो हम जो क्वेश्चन में क्वांटिटीज़ पूछी जाएंगी वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी देखेंगे। बाद में आता है फ्री बॉडी डायग्राम, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें स्टडी करना है तो स्टडी करने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं तो वो सारे फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाने पड़ते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ्री बॉडी डायग्राम में हम उस बॉडी के ऊपर जितने फोर्स लगा रहे हैं वो दिखाते हैं, लेकिन वो बॉडी जितने फोर्सेस लगा रहे हैं दूसरे के ऊपर वो नहीं दिखाते। तो ये एक बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये फ्री बॉडी डायग्राम में आती है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक ऑब्जेक्ट है वो मतलब ग्राउंड पे रखा है, उसका मास m है। तो जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगेगा वो लगेगा mg, और जो ग्राउंड है वो उस मास के ऊपर लगाएगा वो रहेगी नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्री बॉडी डायग्राम से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं और बाकी जो कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी क्वेश्चन में वो भी फाइंड करते हैं। तो अब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं समेशन एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो, समेशन एफ जेड इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर हमने एक्स डायरेक्शन में देखा तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो ज़ीरो आ जाएगा। जेड डायरेक्शन मतलब जो आपका प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, तो इस डायरेक्शन में भी कुछ फोर्स नहीं लग रहा। लेकिन अगर हमने वाई डायरेक्शन में देखा तो वाई डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है और एक mg ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। तो अगर हमने समेशन एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो किया और अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिवली, डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिवली, तो हमें क्या मिल जाएगा, n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमें मिल जाएगा n इक्वल टू एम जी, तो हमें नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगी और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, इक्वल्स टू एम जी। तो ये है फ्री बॉडी डायग्राम। उसी के जैसे एक दूसरा एग्जांपल है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है और प्लेन का एंगल है थीटा। तो इसमें सबसे पहले एक बेसिक चीज़ है, ये बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये आपको सबसे पहले जो उसका मास है mg, तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम में उसके मास का जो फोर्स है ग्रेविटी का फोर्स उसे दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया है। तो एक कंपोनेंट आता है अलोंग द प्लेन और एक कंपोनेंट आता है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो जो अलोंग द प्लेन रहता है वो हमेशा mg साइन थीटा रहता है और जो परपेंडिकुलर टू प्लेन है वो mg कॉस थीटा रहता है फॉर दिस थीटा। ये जब थीटा है तभी हमें ये कंपोनेंट्स हम इसमें ब्रेक करते हैं। तो इसमें अगर हमने फिर से इक्वेशन ऑफ मतलब इक्विलिब्रियम के जो इक्वेशन है वो लगा दिए, तो अभी इसमें हम अगर एफ इसमें मतलब अलोंग द इंक्लाइन हम देखें तो बॉडी रेस्ट पे है तो हमें n इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा मिल जाएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी के ऊपर वो सब दिखाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जहाँ पे ऑब्जर्वर सिचुएटेड है तो उसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, मतलब जहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है। तो यहाँ पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रहती है तो उसमें वेलोसिटी मतलब उस फ्रेम की वेलोसिटी ज़ीरो होनी चाहिए या फिर यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, जो फ्रेम है मतलब जहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है तो वो फ्रेम ऑफ मतलब उस फ्रेम को एक्सेलरेशन होता है।
तो एग्जांपल है इनर्शियल का, एग्जांपल है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, कार मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर कोई कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके अंदर से अगर हम देख रहे हैं तो वो हो गई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन नॉन इनर्शियल का एक एग्जांपल है लिफ्ट मूविंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स विथ सम एक्सेलरेशन। तो लिफ्ट अगर मूव कर रही है तो उसकी वजह से अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन है लिफ्ट को, तो इसीलिए वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगी। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर हम देख रहे हैं तो हमें उसमें एक सूडो फोर्स ऐड करना पड़ता है, जो हम देखेंगे। तो सूडो फोर्स हम बाद में देखेंगे, उससे पहले एक अभी ये क्वेश्चन है। तो इन द फॉलोइंग फिगर द पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। तो मासलेस पुली मतलब हम पुली के मास को मतलब कंसिडर नहीं करते, मासलेस समझते हैं पुली को। और फ्रिक्शनलेस, तो फ्रिक्शनलेस क्यों समझते हैं पुली को, क्योंकि अगर पुली के ऊपर से रोप जा रही है तो उसके दोनों साइड में जो टेंशन है वो हम सेम मतलब इक्वल कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर पुली अगर मासलेस है तो फ्रिक्शन लगेगा, तो उसकी वजह से जो पुली के दोनों साइड के जो टेंशन है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है द रिलेशन बिटवीन T1 T2 एंड T3। तो चलिए देखते हैं। तो इस डायग्राम में दिया है, यहाँ पे W1 है, यहाँ पे W2 है, और यहाँ पे ये जो वॉल से W1 को जो रोप है उसका टेंशन है T1, जो पुली से W1 को है वहाँ पे टेंशन T2, और W2 से पुली जो है वहाँ पे टेंशन T3 है। तो यहाँ पे पुली मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, तो सीधे सीधे हम पहले W पे और इक्विलिब्रियम का मोशन इक्वेशन लगा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, W2 इक्वल्स टू T3। तो अभी रोप मतलब इनएक्सटेंसिबल है, ये दिया नहीं है लेकिन रोप इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। तो और पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस है, तो जो T2 है वो इक्वल हो जाएगा T3 के बराबर। तो T3 हमने क्या फाइंड किया है, W2, तो T2 इक्वल टू T3, तो ये हमें रिलेशन मिल गया। अब हम दूसरा जो पार्ट है वो W1 के यहाँ पे आएंगे। तो W1 में क्या है, तो यहाँ पे जो है तो लैमिस थ्योरम लगाएंगे हम। तो लैमिस थ्योरम क्या कहता है, अभी यहाँ पे ऊपर वाले जो मतलब वर्टिकल के साथ दोनों जो T1 और T2 एंगल बना रहे वो थीटा है। तो जो T2 और W2 के बीच में का एंगल जो है वो, और T1 और W1 का T2 और W1 के बीच में का एंगल और T1 और W1 के बीच में का एंगल जो दोनों है वो सेम होंगे। और अगर हमने उसको कंसिडर कर लिया अल्फ़ा, तो लैमिस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, T1 बाय साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू T2 बाय साइन अल्फ़ा। तो दोनों अल्फ़ा अल्फ़ा है तो साइन अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अल्फ़ा कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिल जाएगा, T1 इक्वल्स टू T2। और पहले क्या था, T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल हमें मिल गया था T2 इक्वल्स टू T3। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि T1 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू T3। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वही प्रॉब्लम उसी क्वेश्चन में, द रिलेशन बिटवीन W1 एंड W2 विल बी। तो हमने अब तक क्या फाइंड किया है, T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T3, और हमें क्या मिल चुका है कि T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T3 इज इक्वल्स टू W2। तो अब हम लैमिस थ्योरम लगाएंगे। तो लैमिस थ्योरम से क्या होगा, जो W2 बाय साइन 2 थीटा है, तो W2 बाय साइन 2 थीटा, तो वो हो जाएगा T2 बाय साइन अल्फा के बराबर। तो यहाँ पे देखते हैं फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम। तो हमने क्या किया, जो T1 और T2 है उसके कॉस कंपोनेंट्स ले लिए। तो अब हम W2 के लिए समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 लगा रहे हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, T1 कॉस थीटा प्लस T2 कॉस थीटा इक्वल टू W1। तो T1 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू W, ये हमने फाइंड किया हुआ है। तो हमें क्या मिल जाएगा, T1 इक्वल्स टू T2 W है, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 2W2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू W1। तो W2 इज इक्वल्स टू W1 बाय 2 कॉस थीटा। तो ये हमें रिलेशन मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन है लैमिस थ्योरम पे। तो नेक्स्ट देखते हैं,
और एक क्वेश्चन, तो इसमें स्ट्रिंग का है, तो हमें एक्सेलरेशन पूछा है इसमें। तो अभी क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, जो मैंने आपको बताई है। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हमने पहले कंसिडर कर लिया मास ऑफ ब्लॉक बी, तो हमने उसका एक्सेलरेशन कंसिडर कर लिया है। उसका जो एक्सेलरेशन है वो नीचे उस पर फोर्स लगेंगे कौन से, एक तो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा mg, ऊपर लगेगा 2t। 2t क्यों लगेगा, क्योंकि हमने स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो t कंसिडर किया है। तो अगर हम पुली पे, नीचे वाली जो पुली है ये पुली पे अगर हमने इक्विलिब्रियम का मोशन इक्वेशन लगा दिया, तो ऊपर दो टेंशन है और नीचे एक रोप है, तो मतलब रोप मतलब सपोर्ट, तो उस सपोर्ट में आ जाएगा 2t इक्वल टू, जो नीचे वाला है अगर उसको हमने t1 कंसिडर कर लिया तो t1 इक्वल टू t2 मिल जाएगा। और रोप में हमने टेंशन कंसिडर किया है t, और इसका एक्सेलरेशन हम कंसिडर कर रहे हैं नीचे, तो mba। और जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, तो उस पर हमने कंसिडर किया है m इंटू 2a, क्योंकि जो रोप है उसकी वजह से वो 2a हो जाएगा। तो उस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है t, तो हमने दोनों ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ लगा देंगे। तो हमें फर्स्ट में मिल जाएगा t1 इक्वल टू m1 इंटू 2a और m2g माइनस 2t इक्वल्स टू m2a। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक ही वैल्यू मिल जाएगी m2g अपॉन 4m1 प्लस m2। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इसके बाद में आता है इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता है, लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन। तो आई से डिनोट करते हैं हम इम्पल्स को, तो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। तो लिमिट है t1 टू t2, अगर t1 से t2 मतलब बहुत स्मॉल टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, और अगर इस स्मॉल टाइम ड्यूरेशन में मतलब अगर डेल्टा टी कंसिडर कर रहे हैं और बहुत बड़ा फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसी को हम इम्पल्स कहते हैं। तो इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम डिनोट करते हैं kg मीटर पर सेकंड से, और इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले इम्पल्स का जो आता है, इम्पल्स अगर हमने फोर्स और टाइम के मतलब बीच में का अगर ग्राफ है, अगर उसका एरिया निकाल लिया तो हमें इम्पल्स मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।